नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार। सर, आप सेल्फ क्वारंटीन में थे, उसके बाद रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई। उम्मीद है कि इसी तरह से संक्रमण पर हम नियंत्रण पा सकें। लेकिन सर, अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें उत्तराखंड में, सरकार की तैयारी कितनी पुख्ता? लगातार जो नंबर है, जो संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी तैयारी थी और हमारे आगे भविष्य की भी तैयारी है। अगर हम कोरोना का रोक पाए उत्तराखंड में और एक लंबे समय तक, आज से अगर 15 दिन पहले की स्थिति हम देखें और आज की स्थिति देखें, तो आप ये पाएंगे कि उत्तराखंड ने टॉप 3 स्टेट में उत्तराखंड रहा है। ये सच है कि इस दौरान हमको अपनी तैयारी करने का भी मौका मिला। डॉक्टर्स की भर्ती हमने की, जो अस्पताल में जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे पैरा मेडिकल फोर्स है, उसको प्रशिक्षित करने का मौका हमको मिला। जो वेंटिलेटर्स थे, उनकी ज़रूरत हमको थी, वो हम लोगों ने इस बीच इकट्ठा कर पाए। चाहे अन्य जो सामग्री है, और सभी जिलों में हम इस दौरान हम लोगों ने आईसीयू बनाए और वेंटिलेटर्स लगाए, और जहाँ पर थे वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ाई। इस तरह से हमको एक अंतराल जो हमने इसको रोके रखा, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बीच में हमने तैयारी की, क्योंकि ये महामारी है, एक ऐसा वायरस है जिसको लेकर अभी किसी तरह की नैदानिक व्यवस्था नहीं हुई है, और सारे वैज्ञानिक अभी शोध में लगे हैं कि कैसे कोई वैक्सीन बने, कोई टैबलेट बने कि इसको समाप्त किया जा सके। लेकिन अभी तक दुनिया का हम ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शन भारत कर रहा है, या भारत की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन उसमें प्रभावी भूमिका निभा रही है। और भारत आज अगर हम देखें, संक्रमण की दर देखें, मृत्यु दर देखें, तो भारत ने उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है। आज जो उत्तराखंड में अचानक इन 15 दिनों में रोगियों की संख्या बढ़ी है, 10 गुना लगभग, उससे भी थोड़ा अधिक बढ़ी है, तो साफ जाहिर है कि जो हमारे लोग जो देश के विविध प्रांतों में अपनी नौकरियां कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो वापस लौटे हैं। और इनमें तो 65% से अधिक तो एक ही महानगर से कहें या एक ही प्रांत से हैं। और टोटल अगर हम देखें इसमें, तो जो उत्तराखंड के जो लोग यहाँ पर हैं, वहाँ पर कहीं भी स्प्रेड नहीं हुआ है। ये उसको हम 100% रोक पाने में सफल हुए हैं। और जो लोग यहाँ पर बाहर के थे, आज भी पूरे देश में यहाँ से लोग वापस गए, उनको हमने वापस भेजा। कहीं से ऐसी शिकायत नहीं है कि उत्तराखंड से आए और वो यहाँ पर संक्रमित होकर आए। लेकिन आज ये मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है कि आखिर ऐसी हालात में कोई भी अपने घर की तरफ दौड़ता है। हर किसी को अपने घर की याद आती है, अपने गांव की याद आती है। और हमने मानवता के नाते हमने सबको वापस लाने का निर्णय किया, और हम अपने लोगों को वापस लाए। ये सच है कि उसमें से काफ़ी संख्या में लोग संक्रमित होकर आए हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये अभी बढ़ेगा, कुछ दिन और बढ़ेगा। लेकिन हमको ये उम्मीद है कि 2000 के आसपास आकर इस पर फिर रोक लगेगी। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनका बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, लोग ठीक होकर वापस भी जा रहे हैं। अगर आज हमारे पास लगभग 1200 के करीब पेशेंट हैं, तो उनमें से लगभग 250 पौने 300 स्वस्थ होकर अपने घर भी चले गए हैं। तो हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी जो फ्रंटलाइन टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। गाँव में हमारी आशाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आंगनबाड़ियाँ हैं, जो शिक्षक या अन्य विभागीय कर्मचारी हमने काम में लगाए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक जगह पर जाकर ये रुकेगा। हमारी कोशिश अभी ये है कि ये कम्युनिटी में न जाए, उस पर हमारा कोशिश है, अभी तक वो रोक पाए। रावत जी, एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, दुनिया शायद तैयार नहीं थी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा भार पड़ा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी क्वारंटीन सेंटर्स बनाना, उसको चलाना एक चैलेंज है। हिली एरियाज में ये कितना बड़ा काम है?
देखिए, हमने अभी जो हमारे सरकारी भवन हैं उनका हम उपयोग कर रहे हैं। जो हमारे होटल्स हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम हो या कुमाऊं मंडल विकास निगम हो, उनको हमने पहले ही एक्वायर कर लिया था। जो लोग पेमेंट करके रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक रेट फिक्स कर दिया होटल्स के साथ में, जो 3 स्टार होटल है, कि 950 रुपया और भोजन उसके अलावा। तो इस ढंग की हमने व्यवस्था की। आज हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि आप जो आवश्यकता पड़ती है, आपको होटल्स की जरूरत है, आप होटल्स लीजिए। आप जहाँ पर सरकारी भवन है बहुत अच्छा है, लेकिन उसी पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि कई बार भवन तो होते हैं लेकिन उसमें तमाम जो फैसिलिटी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, सेपरेट टॉयलेट चाहिए, बाथरूम चाहिए, तो वो उसकी थोड़ा दिक्कत रहती है। यद्यपि आज जो तमाम अध्ययन दुनिया के आ रहे हैं, अनुभव जो सामने आ रहे हैं, सबसे अच्छा होम क्वारंटीन को बताया जा रहा है कि होम क्वारंटीन से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप अपने घर में रह सकते हैं। आप अगर सिम्प्टोमेटिक भी हैं और अगर आपके घर में सुविधा है और आप जागरूक हैं, आप क्वारंटीन के जो नियम उनका पालन करते हैं, तो आप अपने घर में भी अपना इलाज करा सकते हैं। और लंबा इलाज इसमें है नहीं, और सामान्य सी 2-3 दवाइयाँ हैं जो दी जा रही हैं, उसका जो प्रोटोकॉल बना है, तो उससे सब ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने लगभग 15,000 के करीब लोगों की व्यवस्था ये हमने कोविड केयर सेंटर में किया है। इसके अलावा जो हमारे क्वारंटीन के लिए जो व्यवस्था है वो अलग है। और गाँव में भी लोग काफ़ी संख्या में अपने गाँव में जा रहे हैं, अपने शहरों में जा रहे हैं, तो जो उनकी वैयक्तिक व्यवस्था है, अपने घर की व्यवस्था है, वो अलग है। लेकिन अभी तो हमारे पास 1000-1200 ही लोग कुल मिलाकर हैं, तो हमारी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। हम प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आप आएंगे, आप अगर यहाँ पर हैं तो किसी तरह की आप इस तरह की चिंता न करें। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये महामारी है, बिना सूचना दिए हुए आई हुई है, बिना इसका अनुमान नहीं किसी को था आज से 6-7 महीना पहले। तो ऐसे में आप अगर बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं चाहेंगे तो वो शायद नहीं होंगी। लेकिन हाँ, जो सामान्य व्यवस्थाएं, जो सामान्य आवश्यकताएं, वो जरूर व्यवस्थाएं पूरी होंगी। और सरकार अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। ये मैं अपने जो भी हमारे ऐसे अप्रवासी हैं उनको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये बेहद ही प्रैक्टिकल अप्रोच है रावत जी। और जैसा आपने कहा कि जो अप्रवासी हैं, कुछ ऐसे हैं जो कई सालों बाद लौटकर अपने गांव, अपने घर आ रहे हैं। ऐसे में रोज़गार एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अब वो वापस नहीं जाना चाहेंगे बहुत जल्दी। तो उनको रोज़गार मुहैया कराने के लिए क्या स्कीम है सरकार की? देखिए, कुछ योजनाएं तो हमारी पहले से चल रही हैं राज्य में। और मेरी एक सोच है कि हमें अ, अपने आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो जितना हो सके हम लोकल हमको जनरेट करना चाहिए, और स्थानीय आधार पर ही उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। तो ये तो हमारी बेसिक सोच है जिस पर ये सरकार पिछले 3 वर्ष से काम कर रही है, चाहे उसमें हमारे रूरल ग्रोथ सेंटर होंगे या हमारी जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या जो मेडिसिनल प्लांट्स की तमाम जो हमारी क्लस्टर अप्रोच चल रही है, उस पर हम ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान हमने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हम लाए हैं, और लगभग 150 काम ऐसे हैं कि जो इसके अधीन आए हैं। वो कृषि से संबंधित हैं, वो छोटे मोटे उद्योग से संबंधित हैं, वो हॉस्पिटलिटी से संबंधित हैं, वो वेलनेस से संबंधित हैं, ये जो प्रोसेसिंग से संबंधित हैं, ऐसे तमाम। और जो कुछ कृषि पर आधारित तमाम जो सैकड़ों योजनाएं हैं उस पर आधारित हैं। तो उस पर हम लोगों ने 10% से लेकर और 25% तक सब्सिडी की भी व्यवस्था की है, और लोन भी 25 लाख तक का लोन की उसमें व्यवस्था की गई है। तो जो अपनी चॉइस है, और अभी लगभग 3 दिन में 3,500 लोगों ने अभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। अब उनसे हम लोग उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेंगे या फिर उसको बैंकों से उनको फाइनेंस कराने की व्यवस्था करेंगे। वैसे भी राज्य में हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि सहकारिता योजना चल रही है, जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए तक का लोन बिना इंटरेस्ट का देते हैं। अगर समूह में कोई करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम बिना इंटरेस्ट के देते हैं। तो इस तरह से ये जो स्वरोजगार योजना है, इसमें चाहे पर्यटन से संबंधित हो, कृषि से जुड़े हुए हों, उद्यान से जुड़े हों,
जो हमारा लघु और कुटीर उद्योग है उससे जुड़े हुए हों, ये तमाम आयाम इससे जुड़े हैं। कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई सैलून का काम करना चाहता है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहता है, ऐसे तमाम जो रोजमर्रा के लिए उपभोक्ताओं को चाहिए उससे संबंधित योजनाएं हमने इसमें सम्मिलित की हैं। जी बिल्कुल, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ी चोट कोरोना ने की है पूरे विश्व पर। उत्तराखंड की बात करें तो लगभग आपका एस्टिमेशन है कि 4,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। वापस ज़िंदगी पटरी पर आए, इसके लिए हो क्या? सकता है नहीं है, जी, इससे अधिक अभी तक हो चुका है। हो चुका है। वापस ज़िंदगी पटरी पर आए, इसके लिए क्या रोड मैप है हो फिर? चुका है। अब उसको हमको रिकवर करना है। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि जो सरकारी खर्चे हैं उस पर कैसे हम कटौती कर सकते हैं। कई बार क्या होता है सरकार में कि कोई अधिकारी पदेन एक्स ऑफिसियो किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होता है, तो वहां से भी गाड़ी खरीद ली जाती है, जबकि व्यक्ति एक ही है। जी, लेकिन ये चलता है, कुछ सिस्टम ऐसे खराब हैं कि हमने उस पर रोक लगाई है कि जो पदेन अगर कोई है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा नहीं की जाएगी। तमाम विभागों में मितव्ययता, ये हमने उसकी शुरुआत की है। हमने स्वयं हमारे जो है चीफ मिनिस्टर हों, हमारे मिनिस्टर हों, विधायक हों और तमाम लोगों ने अपने वेतन में 30% की कटौती की है। सरकारी कर्मचारियों ने भी मंथली 1 दिन का वेतन 9 महीने तक वो सरकार के खाते में डालेंगे। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो श्योर और सर्टेन हैं, जिनको सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमको एक इतना महीने का हमको ये प्राप्त हो रहा है इससे। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो हमारी अन्य गतिविधियां हैं वो गतिविधियां संचालित हों। तो वो भी हमें हमारी गतिविधियां संचालित हुई हैं, इंडस्ट्री भी हमारी संचालित हुई हैं और फार्म इंडस्ट्री तो हमारी पहले से बहुत अच्छी चल रही है। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो भी सब आज वो गतिविधियां भी हमारी संचालित हुई हैं। और इसके लिए हमने एक कमेटी और बनाई है, एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है जो इस पर काम कर रही है। एक हमने विशेषज्ञ की समिति बनाई है, वो भी इस पर काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो उत्तराखंड का मुख्य जो आय का जरिया बन सकता है भविष्य में, और जो अभी है वो है हमारा पर्यटन का जी, क्षेत्र। पर्यटन इसमें बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है वो पूरी तरह चरमरा कर ध्वस्त हुई है। थोड़ा बहुत इंटरनल हम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे माहौल बनता चला जाएगा तो आगे फिर उसको हम लोग बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे गतिविधियां सामान्य होंगी, ये स्वरोजगार योजना से लोगों की जेब में कुछ पैसा जाएगा, उनकी जेब में जाएगा तो फिर मार्केट में भी आएगा। तो ये गतिविधियां संचालित करेंगे। और अभी जब पिछले 15-20 दिन में प्रारंभ हुई है तो उसका असर भी देखने को आया है कि हमारी जो आय के सोर्स हैं, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो भी हमारे बढ़ेंगे। हमारा खनन का काम है जी, जिस पर तमाम यहाँ पर ऑल ओवर रोड का काम चल रहा है, रेलवे लाइंस का काम चल रहा है, सड़कों का काम चलता है, घर मकान बनते हैं। तो वो भी एक इस बार हमको उम्मीद है कि उसमें अच्छी इनकम हमारी होगी। भारत सरकार से हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। जैसे अभी तक हमारी जो फॉरेस्ट से जुड़ी हुई नदियाँ थी उनमें केवल मई तक ही खनन का काम होता था। हमने माननीय पर्यावरण मंत्री जी को, प्रकाश जावड़ेकर जी को बातचीत की और उन्होंने को 1 दिन में हमारी 1 महीने के लिए परमिशन बढ़ाई। मैंने बल्कि उनका भी अभी थोड़ी देर पहले धन्यवाद किया कि आपने इतनी त्वरित गति से काम किया कि ऐसी कल्पना करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन हम ऐसे छोटे छोटे जो हमारे जरिए बन सकते हैं इनकम के, उनको हम डेवलप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि समय लगेगा इसमें। मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा कि हम 6 महीने में कर देंगे। मुझे लगता है कि 6 महीने में कहेंगे तो खाली ये बोलने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, साल भर आते आते हम स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसा हमारा सोचना है। रावत जी, आपने पर्यटन की बात कही, देवभूमि में 4 यात्रा की भी अब शुरुआत होने की उम्मीद है। सीमित यात्री, तीर्थ यात्री जो होंगे वो आप अलाउ करेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए ऐसा है कि
कि हमारे जो भी हमारे देवस्थान हैं जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में जाते हैं, वो सब अधिक ऊंचाई पर हैं। ये संक्रमण, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सैनिटाइजेशन हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ओढ़ने बिछाने का जो सामान है उसको धूप दिखाई जाए, उसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए उनको भी थोड़ा सा आराम दिया जाए। तो हमने इसलिए विचार किया कि ये बद्रीनाथ की हमारी कैपेसिटी है, हम 2000 लोगों में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2000 लोगों को हम वहाँ पर डेली दर्शन करा सकते हैं सोशल डिस्टेंस के साथ, और उनकी रहने खाने की जो व्यवस्था है उसके साथ में। फिर अगर हम उन 2000 रूम्स को फिर अगले दिन 24 घंटे के लिए बंद कर देते हैं तो फिर हमारे 2000 रूम और हो जाते हैं। ऐसे ही केदारनाथ में, लेकिन केदारनाथ में पैदल बहुत है, वहाँ पर संसाधन जुटाने में काफ़ी बड़ी समस्या है। लेकिन गंगोत्री है, बद्रीनाथ जी हैं, और जो अन्य हमारे जहाँ पर लोग आते जाते हैं, ऐसे अनेक सैकड़ों मंदिर यहाँ पर हैं, तो उनको धीरे धीरे हम लोग खोलेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि हम वहाँ का जो हमारा पुरोहित समाज है, हमारे जो यहाँ पर व्यापार संघ है, उनसे बातचीत करके ही हम उस पर आगे का निर्णय लेंगे, क्योंकि लोगों के मन में एक आशंका सी है, भय का भी वातावरण है। तो आशंका और भय के माहौल में मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा, तो इसलिए हम उनसे बातचीत करके हम उस पर निर्णय लेंगे। रावत जी, कुछ ही महीनों में हरिद्वार में महाकुंभ भी होना है। ऐसी परिस्थिति है जैसा कि आपने कहा कि भय का माहौल है। ऐसे में तैयारियां किस तरह से होंगी? क्या स्वरूप बना रही है सरकार आपकी? देखिए, अभी जो ये कोरोना महामारी है, इसका स्वरूप कोई निश्चित नहीं है, कोई निर्धारित नहीं है। भविष्य में ये क्या रूप लेगा, क्या आकार लेगा, अभी कुछ भी कहना कठिन है। और इस पर हम जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय के आधार पर ही चलेंगे। जहाँ तक राज्य सरकार की तैयारी का विषय है, तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जो संत समाज है वो भी हमारे निरंतर संपर्क में है, वो भी इस पर विचार कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जो भी कुंभ को लेकर जो भी निर्णय होगा, हम इसमें तमाम जो संबंधित विभाग हैं, हम भारत सरकार में भी, गृह मंत्रालय में भी इसके हमको बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुंभ में जो लोग आते हैं पूरे देश से आते हैं, और देश ही दुनिया से लोग आते हैं। ऐसे में जब तक भारत के सभी राज्य उसमें अपना सहयोग नहीं करेंगे, राज्यों का सहयोग जब तक उसमें नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी व्यवस्थाएं बनाना कठिन होगा। हम सब लोगों से परामर्श करके और इस पर निर्णय लेंगे। इसमें विशेष जो भूमिका होगी वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की होगी, क्योंकि वही इसमें निर्णायक संस्था है। धार्मिक भावनाओं का सवाल है और परंपराओं का सवाल है, तो उनसे बातचीत करके वो जो भी निर्णय देंगे उसको राज्य सरकार स्वीकार करेगी। इससे पहले कि हम और मुद्दों की बात करें उत्तराखंड को लेकर, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो या मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, कोविड पर पूछना चाहूंगी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या रोड मैप है आपके सामने? अभी अभी हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज हमारे स्वीकृत हुए हैं। उसके लिए फंडिंग भी हो गया है, उसके लिए जो वर्किंग एजेंसी वो भी निर्धारित हो गई है। ये मेडिकल कॉलेज हमारा रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर ज़िले में, एक हरिद्वार में, और एक एकदम नेपाल सीमा से लगा हुआ पिथौरागढ़ में। और इनका काम शुरू हो रहा है। जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, लगभग हम उसको नेक्स्ट ईयर हम चाहते थे उसमें क्लासेज प्रारंभ हो जाएं। अभी वहाँ पर कुछ फैकल्टी भी हमने नियुक्त की है, बिल्डिंग बनाकर तैयार हो गई है, और अब इंतजारी है कि कोविड अपना किस तरह का प्रभाव दिखाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो हमारे अस्पताल है उनको हमने उनकी स्ट्रेंथनिंग उनकी की है। जैसे हरिद्वार में हमने 100 बेड बढ़ाए हैं, हल्द्वानी में भी 150 करीब बेड बढ़ी हैं, 300 बेड हमारी ऊधम सिंह नगर में तैयार हुई हैं, और ऐसे हर हॉस्पिटल में हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाई है। और डॉक्टर्स की हमने लगभग इन 2 महीनों में 400 करीब डॉक्टर्स की भर्ती की है। पैरामेडिकल स्टाफ है वहाँ पर,
जो स्वच्छक बोलते हैं, जिनको हम लोग उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र बोलते हैं उन लोगों को, तो उनकी हमने भर्ती करने का अधिकार ये वहाँ के सीएमओ को दिया है। तो हमने जो अधिकार थे उनको विभाजित कर दिया है, पावर को विभाजित करके, और सीएमओ को अधिकार दे दिए, डायरेक्टर को अधिकार दे दिए, जिलाधिकारी को अधिकार दे दिए, ताकि वो तुरंत वहाँ पर निर्णय ले सकें और आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति कर सकें। जो सामान खरीदारी है, हमने कहा कि बार बार टेंडर करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको कोई चीज़ की जरूरत है, कहीं डिस्ट्रिक्ट में उसकी सप्लाई हुई है, किसी और जिले ने उसकी टेंडरिंग की है, तो आप उन्हीं से, जिन्होंने उन जिलों में सप्लाई किया है, उसी दाम पर अगर वो देने के लिए तैयार हैं तो आप सीधा भी खरीद कर सकते हैं, ताकि ये जो हफ्ता 15 दिन टेंडरिंग में लगते हैं, उसके बाद 15-20 दिन सप्लाई में लगते हैं, तो कुल मिला के 5-7 दिन में सारा काम हो जाए, इस ढंग से हमने प्रयास किया है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो हालात हैं, हमारे पास जो उसकी कोविड हॉस्पिटल्स की है, आइसोलेशंस की है, तो कोविड केयर सेंटर की है, तो हमने पर्याप्त क्षमता आज हमने बढ़ाई है और कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। उत्तराखंड का एक और बहुत बड़ा इशू है फॉरेस्ट फायर का। अभी हमने बीच में देखा कि किस तरह से फेक न्यूज़ और फेक वीडियोस और फेक पिक्चर्स बनाकर एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। किस तरह से आप इस पर काबू पाएंगे, एक तो फॉरेस्ट फायर पर, और उससे बड़ी जो परेशानी फेक न्यूज़ की है उस पर? देखिए, कुछ लोग तो अनजाने में ये काम करते हैं, उनको उसका ज्ञान नहीं होता प्रॉपर। पिछले वर्ष भी यहाँ पर दिखाया गया कि फॉरेस्ट फायर हुई और कुछ जानवर जले हुए दिखाए गए। अब सामान्य आदमी को पता ही नहीं कि जानवर भारत में होता ही नहीं है। जो जीव विज्ञान के ज्ञाता है, जो फॉरेस्ट की गतिविधियों से जानकारी रखते हैं, तो वो तो बोल सकते हैं, लेकिन सामान्य आदमी इस पर नहीं बोल सकता। वो देगा जंगल में जल गए, जिंदे पशु, जंगली जानवर जल गए। वो इमोशनल है, भावुक है, और उसका लगाव है जंगलों से, जंगली जीवों से, तो अनजाने में उसको उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक इस तरह के काम करते हैं, और यही देखने में है। इस बार फॉरेस्ट फायर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर हुई है। पिछली बार के तुलना में मुझे लगता है कि 15वां अंश भी नहीं है कि इस बार जो फॉरेस्ट फायर यहाँ पर हुआ है। और इसलिए जो भी इस तरह की फेक न्यूज़ तैयार करते हैं, उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, हमारी पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, फॉरेस्ट ने उस पर कार्रवाई की डिमांड की। तो जो भी इस तरह की फेक न्यूज़ क्रिएट करता है, निश्चित रूप से प्रशासन का रुख उसके प्रति कड़ा रहेगा। इस तरह की अफवाहें फैलाना ये उचित नहीं है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं कि उनको अच्छी आबो हवा मिलती है। अगर इस तरह से दिखाएंगे किसी चीज़ को, तो उससे कुल मिलाकर फॉरेस्ट को भी नुकसान होता है। इसलिए इंटेंशनली अगर कोई गलत खबरें प्रकाशित करता है, न्यूज़ क्रिएट करता है, तो उस पर हम एक्शन लेंगे। चलते चलते रावत जी, क्योंकि लॉकडाउन रहा, अब हम अनलॉक के फेज़ में हैं, मूवमेंट कम था, हमने देखा कि गंगा नदी का जो जल है वो काफ़ी साफ़ हो गया, मैन वर्सेस वाइल्ड जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी कम हो गया। अब जो मूवमेंट होना शुरुआत उसकी होगी, तीर्थयात्री आएंगे, लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा। मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से कम करने की कोशिश है राज्य सरकार की? देखिए, हमारे राज्य में जो मुख्य जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे टाइगर हैं। गुलदार बहुत बड़ी संख्या में हैं, हाथी बड़ी संख्या में हैं, 2000 के करीब हाथी हैं। और जो एक टाइगर के लिए उसका एक अपना अपना एरिया होता है, उस हिसाब से यहाँ पर 1.5 गुना टाइगर है, ज़्यादा है। ये बहुत हमारे लिए खुशी की भी बात है कि हम उनको संरक्षित कर पाए हैं। और दिक्कत की बात यह है कि जब उनके आपस में जंग होती है अपनी टेरिटरी के लिए, वो लड़ते हैं, तो फिर वो जो मजबूत होता है वो दूसरे को बाहर खदेड़ देता है, वो सीमा से बाहर जाता है, तो वहाँ पर जो आसपास जो गांव हैं उनमें घुस जाता है, या उनके जो पालतू पशु हैं उनका शिकार करता है। और उसके लिए हमारे
जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उस पर तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, कुछ तकनीकी प्रयास भी हो रहे हैं और कुछ अवेयरनेस के भी प्रोग्राम हो रहे हैं। तो लोगों को भी समझाया जाता है, फिर उनकी ट्रैकिंग भी की जाती है कि वो किधर जा रहे हैं, वो आजकल मूवमेंट क्या है उनका। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है ताकि हम जो अड़ोस पड़ोस के जो गांव हैं उनको हम समय पर उनको अलर्ट कर सकें, जागरूक कर सकें। कुल मिलाकर ये कॉन्फ्लिक्ट कम होना चाहिए, ये सबकी भावना है और उस पर जो विशेषज्ञ हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार का प्रयास है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो। दूसरी तरफ उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, जंगली जानवरों की संख्या इस समय देखने में आ रही है। तमाम पशु पक्षी इतनी बड़ी संख्या में बढ़े हैं, नदियों का पानी इतना साफ सुथरा, जंगल खूब हरे भरे हुए हैं। तमाम तरह का जो अरबों खरबों रुपया खर्च करके जो काम नहीं हो सकता, अगर हम एक सकारात्मक पक्ष देखें कोविड का, तो वो ये भी सकारात्मक पक्ष है कि नेचर ने अपने आप को क्या कहना चाहिए, अपने आप को मेंटेन किया है, जो बहुत जरूरी है। आज बिजनौर में डॉल्फिन देखी जा रही हैं। आज जो महासीर मछली है वो हरिद्वार में झुंड में दिखाई दे रही है, जो कि गायब हो गई थी। ऊपर केवल जो हमारी छोटी नदियां हैं हरिद्वार से 50-60 मीटर किलोमीटर अप स्ट्रीम में वहाँ दिखाई देती थी, आज हरिद्वार के आसपास दिखाई दे रही हैं। तो एक सुखद भी है, हाथी हर की पैड़ी पे नहा करके चले गए, ये एक सुखद संयोग भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तरफ छाया होती है, एक तरफ धूप होती है, एक तरफ उजाला होता है। तो वो सब आज देखने को मिल रहा है। ये एक तरह से मुझे लगता है, कभी कभी हम सोचते हैं तो ये भी एक तरह का प्रकृति के साथ मनुष्य का कहीं ना कहीं ये टकराव है जी। उसके इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। आज हम प्रकृति का जो दोहन कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का, उससे हम कई गुना अधिक कर रहे हैं। इसको हमको सीमित करना होगा। कहीं ना कहीं हमको प्रकृति को संरक्षित करना ही होगा। बिल्कुल रावत जी, आपने जितनी जानकारी हमारे साथ साझा की, जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है उस पर क्या रोड मैप है सरकार का, उसके बारे में हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, राज्यसभा टीवी से आपने बातचीत की वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार।